नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है न्यूज रूम लाइव का, जिसमें 5 के पंच की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और आज 5 के पंच की पहली खबर बांग्लादेश में हुए हिंदू युवक की हत्या से जुड़ी है और इसका प्रदर्शन जो है अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। दरअसल राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि जर्मनी का है। इस वीडियो में राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगाते दिख रहे हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। वहीं 5 के पंच की तीसरी खबर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से जुड़ी है। दरअसल उन्होंने झीरम घाटी हमले को लेकर बयान दिया है, जिससे छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं 5 के पंच की चौथी खबर चंद्राकर और भूपेश बघेल की है, जो हिंदुओं के मुद्दे पर एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। 5वीं खबर देवास से है, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी की शादी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो 5 के पंच की ये 5 अहम खबरें एक एक कर आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर के अब दिल्ली में भी प्रदर्शन की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा राहुल गांधी का एक बयान जो है जर्मनी में दिया गया है, वो यहां पर अब जो है सियासी तौर पर जमकर तूल पकड़ रहा है और बीजेपी इसका विरोध करते हुए नजर आ रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में आज प्रदर्शन किया गया है। दरअसल बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या हुई, इसके बाद से अब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जुटकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में फंसे भारतीय नागरिकों, खासकर मेडिकल छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन किया। भोपाल के डीबी मॉल चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम त्योहार कमेटी के लोगों ने प्रदर्शन किया। तो बांग्लादेश में दरअसल दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक की हत्या की गई। जिस तरीके से भीड़ ने उसे मारा वो बेहद हैरान करने वाली तस्वीर थी। भारत ने इसका जमकर विरोध किया है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया गया। और ये देखिए 4 तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, कोलकाता, जम्मू और वाराणसी की, जहां पर जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है, उसकी मजम्मत की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी और चर्चा इस पर करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ बोस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें आई बांग्लादेश से, लेकिन इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश का अभी भी रुख जो है वो अड़ियल नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, उधर बांग्लादेश में हमारे उच्च अधिकारियों को बांग्लादेश के लोगों ने तलब कर लिया। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये तो होना ही था। ये कोई जैसा बांग्लादेश ने शुरू किया है ये तमाशा, ये प्रदर्शन तो अभी देश के हर कोने में ही होगा और होना भी चाहिए। और बांग्लादेश को मैं तो ये सोचता हूँ कि एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। इन्होंने जिस तरह से दीपू की कोई सिर्फ हत्या नहीं हुई है, एक जघन्य काम किया है उन्होंने। उसको जिस तरह से मारा है, जलाया है, लटका के
प्रदर्शन किया गया है, ये कोई मामूली चीज नहीं। ये दिखाते हैं कि इनका हिंदू के प्रति क्या भाव है, क्या स्वभाव ये पूरा दर्शाता है। और बिल्कुल, ये भाव कैसा है वो सर, वो तो समझ में आ रहा है कि वो लगातार जो है हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा भी देते नजर आ रहे हैं और सिर्फ जो है खाना पूर्ति के लिए मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में कॉन्सुलेट में वीजा देना बांग्लादेशियों ने जिस तरीके से बंद किया और अब हमारे अधिकारियों को बांग्लादेश के सरकार के अधिकारी तलब कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज तो बता रही है कि बांग्लादेश जो है वो सीधे मन से मानने वालों में से नहीं है। बिल्कुल, जिस देश को हमने जन्म दिया है, जिस देश का हमने वो, मैं तो खैर उस पास में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर संक्षेप में बता देता हूँ। ये हमने बड़ी गलती की थी कि इस देश को एक जन्म देकर इसको हमारे अंदर कंट्रोल रखना चाहिए था। एक ऐसा इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहिए था। हमने 93% उनके प्रिजनर्स को पकड़े थे, उनको भी बिरयानी खिलाने के बाद में छोड़ के आए वापस। ये और हम अपने प्रिजनर्स को वहां नहीं ला पाए। वो उन्होंने पता नहीं कहाँ पाकिस्तान की जेलों में दम तोड़ दिया है। हमारे 54 प्रिजनर्स थे, उनका कुछ ज्यादा पता नहीं, उनको नहीं ला पाए। लेकिन हम 93,000 प्रिजनर्स को 200 बिरयानी खिलाने के बाद में बड़ी धूमधाम से उनको विदा किया। बिल्कुल, हमने विदा किया। लेकिन सर, मैं एक चीज आपसे क्लियर पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में जो सरकार में है वो क्या एहसान फरामोशी कर रहे हैं? और जिस तरीके से वो रास्ता अपना रहे हैं, इससे माना जाए कि पाकिस्तानी एलिमेंट पूरी तरीके से बांग्लादेश की सरकार को रन कर रही है? बांग्लादेश में तो सरकार है ही नहीं, कोई सरकार नहीं है। ये यूसुफ तो एक मोहरा है, अमेरिकी ने बिठा रखा है, जमायत इस्लामी उन्होंने कर रखा है। और उन्होंने जो ये इलेक्शन करने की सोची भी थी, वो क्या इलेक्शन, अवामी लीग को तो उन्होंने बैन कर दिया है, तो कौन सी इलेक्शन, यही सब लेते। और इनमें तो मालूम पड़ा है कि इनमें आपस में भी फूट पड़ी हुई है। और दूसरा, एक विदेशी देश लोग मिलकर, मुल्ला मुनीर जो है, ये वहां से मिलके अमेरिका वालों से मिलके पैसे कैसे देंगे। हैंडल करें सर भारत? बड़ा सवाल तो ये भी बना हुआ है। देखिए, हम बिल्कुल समझदारी से अपने फैसले करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कैसे बांग्लादेश को काबू में किया जाए ताकि कम से कम वहां अल्पसंख्यक जो रह रहे हैं वो सुरक्षित रहें। देखिए, मिलिट्री विशेषज्ञ होने के नाते से तो मैं ये तो अभी नहीं कहूंगा कि हमें बहुत ही कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश वैसा देश नहीं है। हम सब देशवासियों के साथ चलते हैं। हम यहाँ कोई मिलिट्री रूल जैसा डिक्टेटरशिप नहीं है। हम तो देशवासी जैसा चाहते हैं वैसा चलते हैं। लेकिन हाँ, दुख की बात यह है कि जब सेना को कुछ करने का मौका मिलता है, तब कभी कभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे कि हमारा भी मनोबल टूट जाता है। हम 48 में उनको भगा सकते थे, हम नहीं भगाए। हम कारगिल बाद में उनको पूरा पीओके दे सकते थे, रोक दिया अपना कैंपेन, बोला कि नहीं। हम सिंदूर में भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। अब होता क्या है कि एक गलत मैसेज चला जाता है कि या तो कि हमारी फौज थक गई है, कमजोर हो गई है, कर नहीं पाई है, ये गलत मैसेज चला जाता है। जबकि हम करने की पूरे वो थे। हाँ, कोई गलत मैसेज ना जाए और बेहद रणनीतिक रूप से बांग्लादेश पर जो है वो दबाव बनाया जाए ताकि कम से कम जो हिंसा हो रहा है उसे रोका जा सके। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सिद्धार्थ बोस जी, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए 5 के पंच में खबरों में आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़ी है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी के दौरे पर हैं और जब वो जर्मन पहुंचे हैं तो यहां पर उन्होंने कई लोगों से बातचीत की, मीडिया में इंटरव्यू दिए, जिसके बाद से अब वो यहां पर जमकर सियासी तौर पर वायरल हो रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राहुल ने कहा, बीजेपी संविधान के उस मूल भावना को खत्म करना चाह रही है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है।
राहुल गांधी 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर थे। इस दौरान 18 दिसंबर को उन्होंने बर्लिन के हर्टी स्कूल में छात्रों को संबोधित किया था। कांग्रेस ने सोमवार रात इस बातचीत का 1 घंटे का लंबा वीडियो जारी किया। वीडियो में राहुल ने कहा कि बीजेपी राज्य की समानता, भाषाओं की समानता और धर्मों की समानता के विचारों को खत्म करने की बात कर रही है। बीजेपी ने देश की संस्थाओं पर भी कब्जा कर लिया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने आगे कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज कर रही हैं। भाजपा नेताओं पर कोई दर्ज नहीं किया जाता है केस। राहुल गांधी ने दावा किया कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम उनके भारतीय संस्थागत ढांचे और एजेंसियों पर कब्जे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी के जर्मनी दौरे का ये वीडियो अब जाकर के सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से उसे अपलोड किया गया है और अब इस वीडियो को लेकर के जमकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और चलिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रत्नाकर सिंह जुड़ रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। रत्नाकर सिंह जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम चुनाव जो है वो प्लेइंग लेवल फील्ड को लेकर के वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हम तो चुनाव में लड़ते ही हैं, कई एजेंसियों से लड़ते हैं, चुनाव आयोग भी हमारा साथ नहीं देता है। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? देखिए, राहुल गांधी मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर की तरह, ये कांग्रेस के अंतिम मुगल शासक की तरह जो है ये गांधी परिवार से। अब गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी का हाल आपने पूरे देश में देखा है। जनता ने यदा कदा छोड़ करके हर जगह कांग्रेस पार्टी को नकार दिया और नकारने का कारण इनका क्या है? परिवारवाद, भ्रष्टाचार और स्वयं का जो हित देखना, जनता का हित नहीं देखना। तो ये सारी परिस्थितियां ये बयां करती हैं कि राहुल गांधी जो है हर जगह अपनी हार का ठीकरा जो है वह सरकारी एजेंसियों पे फोड़ना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे फोड़ना चाहते हैं और ये आरोप लगाने का काम वो विदेशों में जा करके और देश के सम्मान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन को करना नहीं चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि शीतकालीन सत्र में ये सारी बातें वो सदन में अगर उठाते, संसद में अगर उठाते तो देश की जनता उनकी बातों को सुनती और वो लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ पे हर बातों का फैसला होता है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जहाँ पे फैसला होता है, वहाँ पे अपनी बातों को न रख के, बिल्कुल ये बड़ी बात आपने कही है। रत्नाकर सिंह बने रहेगा आप हमारे साथ। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। एच.एन. उपाध्याय जी, रत्नाकर सिंह ने बड़ी अहम बात कही है। वो कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र चल रहा था, जो बातें थी, जो मुद्दे थे, आपको यहां पर रखने चाहिए थे, बर्लिन में जाकर आप मुद्दे रख रहे हैं, इसीलिए आपको बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रहती है कि आप विदेशी साजिशों से मिले हुए हैं। ऐसा है कि विदेशी साजिशों में कौन मिला हुआ है ये जानते हैं, ये भाजपा वाले सब साजिश करते रहते हैं। जब प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत में जन्म लेने पर हमको शर्म आता है, भारत में जन्म लेने पर लज्जा आती है, वो भारत की संस्कृति का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा भाई? संसद में हम तो अपनी बात उठाते ही है, लेकिन हमारी बात को उठाने के पहले ये लोग दबाने का प्रयास करते हैं, वो अल्लाह करके। दूसरी बात, आजकल के वैश्वीकरण के युग में सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ छिपा है क्या? देश हो चाहे विदेश हो, जैसे बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या विश्व के लोग उससे अपरिचित हैं? आप बताइए। और हम अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व में लोकतंत्र की बात करते हैं। अरे सर, विश्व के लोकतंत्र की बात करते हैं तो चुनाव आयोग का मुद्दा हो गया या चुनाव लड़ने का मुद्दा हो गया, तो इस पर जर्मनी में बात करेंगे तो सही रहेगा या इसे यहीं पर उठाएंगे, क्योंकि ये तो आपके घर के अंदर की बात है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र की बात पर उन्होंने सभी बातें अपनी कही है और लोकतंत्र हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। कई ऐसे देश हैं जहां पर तानाशाही हावी होती जा रही है, दक्षिणपंथी हावी होते जा रहे हैं, इसलिए वो पूरी बात पूरे वैश्वीकरण के संदर्भ में कही है।
अपने देश को छोड़ देंगे। हमारा देश में किस तरह से विपक्षी पार्टियों को दबाया जाता है, किस तरह से उनको ईडी सीबीआई आज का जो ठीक है, ईडी सीबीआई की बात है, लेकिन जिस तरीके से अब जर्मनी की वीडियो है वो यहां पर वायरल हो रहा है और दोनों पक्ष जो है वो अपने अपने तर्क के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय आपका, रत्नाकर सिंह आप दोनों का हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में भाग लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर दरअसल जेपी नड्डा के एक बयान को लेकर है। दरअसल जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और यहां पर उन्होंने झीरम घाटी को लेकर जो बयान दिया, इसके बाद से छत्तीसगढ़ में सियासी पारा इन दिनों उफान पर है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जेपी नड्डा और उनके नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि बघेल ने ही कहा था कि झीरम घाटी का सबूत जेब में है, सरकार चला लिए लेकिन जेब से सबूत नहीं निकल पाए। झीरम में शिकार हुए नेताओं और पीड़ित के परिजनों को भूपेश बघेल के सामने ही धरना देना चाहिए। दरअसल जेपी नड्डा जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे तो उन्होंने बताया था कि अपने ही नेताओं को जो है वो इस तरीके से साजिश करके मारा गया था और ये जब उन्होंने आरोप लगाया, इसके बाद से अब जो है सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। नड्डा के बयान पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। भूपेश बघेल के बयान पर अब विजय शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा और उनके नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। वहीं विजय शर्मा कहते हैं कि बघेल ने ही कहा था कि झीरम घाटी का सबूत जेब में है, सरकार चला लिए लेकिन जेब से सबूत निकाल नहीं पाए। झीरम में शिकार हुए नेताओं और पीड़ित के परिजनों को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने ही धरना देना चाहिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम बात करेंगे भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा है कि झूठ का अड्डा जेपी नड्डा, नक्सलियों को लेकर एक बयान जो है उन्होंने दिया था और अब उस पर जो प्रतिक्रिया है उनकी सामने आई है, बात कर लेते हैं। इस तरीके का स्लोगन लगातार कांग्रेस पार्टी जारी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रात में लिख के जा रहे हैं कि झूठ का अड्डा जेपी नड्डा, क्या कहेंगे? इनको अपने किए पर चिंता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में संस्थाओं को जिस तरीके से बर्बाद किया गया, जिस तरीके से प्रशासन को चलाया गया इनकी सरकार में, इनको समझना चाहिए। और उन्होंने जो कहा नड्डा जी ने, वो इसलिए कहा कि इन लोगों ने ही कहा था चुनाव से पहले कि हमारे पिछले चुनाव से पहले, इनकी सरकार बनने के चुनाव से पहले, क्या हमारे जेब में है झीरम घाटी का कोई सबूत है, सच है, सब जेब में है। चुनाव सरकार बनाकर 5 साल चला लिया, जेब से निकाला ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं निकाला, क्या शक है कि इनके जेब से जो निकलेगा उसमें किसके नाम आ जाएंगे, क्या कारण है, ये कह करके उन्होंने कहा है। अब उस पे इस तरह का स्लोगन बना करके कहना, ऐसे तो बहुत सारी तुकबंदियां हो सकती हैं, इसका कोई अर्थ होता है क्या? सर, आज इन लोग पीसी करने वाले हैं 3 बजे, जितने जो झीरम हमले में जो गए हुए थे वहां पर, और झीरम हमला जब हुआ था जहां कांग्रेसी मौजूद थे, आज पीसी करने वाले हैं और कह रहे हैं कि पीड़ित है हम, लेकिन लगातार बीजेपी जो कमेंट्स कर रही है, जो बड़े नेता जो आकर यहाँ पर कह कर जा रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए सभी को मिलकर। प्रेस ने इनको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सामने धरना करना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि आपने और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच के चौथी खबर का रुख करते हैं। चौथी खबर छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के हिंदुओं को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और भूपेश बघेल और अजय चंद्राकर के बीच ये सियासी बयानबाजी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुओं को लेकर जो सियासी बयानबाजी हो रही है उसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा, भूपेश बघेल को इतिहास पढ़कर बताना चाहिए फारूक अब्दुल्ला कितनी पीढ़ी पहले धर्मांतरित हुए, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली कब धर्मांतरित हुए, ऐसे कई उदाहरण हैं।
जिसे पढ़िए 12वीं 13वीं शताब्दी वहां की डेमोग्राफी क्या थी, उसके बाद डेमोग्राफी क्यों बदली। भूपेश पहले अध्ययन करें, बिना तथ्यों के विरोध करना कांग्रेस का स्वभाव है। दरअसल दुर्ग के एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि मुगल काल में भी हिंदू इतने खतरे में नहीं थे जितना भाजपा के कार्यकाल में है। तो हिंदू को लेकर के अब जाकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है और बताया यह जा रहा है कि किस तरीके से हिंदू जो है वो धर्मांतरित हुए और कैसे हिंदू खतरे में है। इसी पर बात हो रही है। अजय चंद्राकर पलटवार करते हैं और वो बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली कब धर्मांतरित हुए, पता करे भूपेश बघेल। मैंने नहीं कहा भाई, यही लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है करके डर बताते हैं। आज हम सूचित जाति खतरे में नहीं है, जनजाति खतरे में नहीं है, पिछड़े वर्ग खतरे में नहीं है, अल्पसंख्यक खतरे में नहीं है। ये आरएसएस बीजेपी वाले ही डर बताते हिंदू खतरे में। ये डर बता के 3 चुनाव जीत गए। भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए इतिहास पढ़ के कि फारूक अब्दुल्ला कितनी पीढ़ी पहले धर्मांतरित हुए, मोहम्मद अली जिन्ना कितनी पीढ़ी पहले धर्मांतरित हुए और लियाकत अली कितने पीढ़ी पहले धर्मांतरित हुए। और अन्य उदाहरण मैं दे दूंगा जिसको पढ़िए, समझ रहे ना। पूरा कश्मीर 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी तक वहां की डेमोग्राफी क्या थी और उसके बाद डेमोग्राफी क्यों और कैसे बदली, इस पर अध्ययन कर ले, फिर बहस करे। बिना सर पैर के बात करना, विरोध करने के लिए विरोध करना, मैं बोला ना, कांग्रेस का स्वभाव है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। ये खबर देवास जिले से है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री की शादी इन दिनों चर्चा में है। दरअसल इनकी शादी इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये इससे पहले भी कई बार शादी को लेकर विवादों में रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी की शादी लगातार चर्चा में बनी हुई है। दीपक जोशी की कांग्रेस नेत्री के साथ शादी की तस्वीरें वायरल होने के बाद लगातार बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे हैं, जिनकी बीते दिनों शादी की कथित तस्वीरें कांग्रेस नेत्री पल्लवी राज सक्सेना के साथ वायरल हुई थी। तस्वीरों में पूर्व मंत्री कांग्रेस नेत्री की मांग भरते नजर आ रहे हैं। पल्लवी राज सक्सेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर भी की। इसके पूर्व भी 2 अन्य महिला पूर्व मंत्री दीपक जोशी के साथ शादी करने का दावा कर चुकी हैं। पल्लवी के पहले नम्रता और शेखा नाम की महिलाएं जोशी को अपना पति बता चुकी हैं। दीपक जोशी की पहली पत्नी विद्या जोशी का कोरोना काल में निधन हो चुका है। इस दौरान दीपक जोशी मीडिया के सामने कोर्ट की बात करते नजर आए। जोशी ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है। तो पूर्व मंत्री की शादी एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल उनकी शादी जो है वो एक कांग्रेस नेत्री से हुई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए, वर्तमान युग सोशल मीडिया का है और कहा जाता है कि सोशल मीडिया बहुत तेजी से किसी चीज को प्रसारित करता है। मनुष्य का जीवन है और मनुष्य के जीवन में यश अपयश दोनों चलते हैं। मैं जिस परिवार से उसकी पारिवारिक ऊंचाइयां इतनी अधिक है कि। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।